नमस्कार। इंडिया गठबंधन के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। उत्तर प्रदेश जैसे चुनावी लिहाज से बेहद अहम प्रदेश में इंडिया गठबंधन को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन तय हो गया और आज उसकी घोषणा कर दी गई है। ये उत्तर प्रदेश के लिए राजनीति के लिहाज से ही नहीं, ये पूरे देश में विपक्षी दलों की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम गठबंधन है और ये सामान्य नहीं है। इस गठबंधन के जरिए कोशिश अब ये की जाएगी कि बीजेपी के रथ को रोकने में उस प्रदेश में क्या भूमिका होगी विपक्षी दलों की, जिस प्रदेश को लेकर बीजेपी अपनी राजनीति को बहुत पुख्ता करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये बात जानती है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव या उत्तर प्रदेश की 80 सीटें उसके लिए कितनी बड़ी अहमियत रखती हैं। वो अब इस रूप में कोशिश कर रही हैं कि इस 80 सीटों में से वो 70, 75, 77 या 80 के 80 जीत जाएं, ताकि वो ये साबित कर दें कि जिस प्रदेश में मंदिर बनवाया, वहीं बनवाया, और जिस प्रदेश में उनका राज भी है, वहां उन्होंने एक तरफा जीत हासिल कर ली। इसीलिए वो कोई कोर कसर छोड़े बिना गठबंधन तोड़ने पर भी काम कर रहे हैं। भले ही उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को अपने खेमे में मिला लिया और उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो जयंत चौधरी खुद उनके गठबंधन में लगभग लगभग जा मिले हैं, और बाकी नेताओं को अंदर खाने इतना बेचैन किया जा रहा है ताकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन को तोड़ा जा सके या कमजोर किया जा सके। लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की इस रणनीति पर एक अपना भारी कदम रख दिया और उन्होंने गठबंधन कामयाब कर लिया है। और इस गठबंधन को जिसकर कल रात तक मीडिया लगातार ये चर्चा दे रहा था कि अब ये गठबंधन टूट गया, अब ये गठबंधन खत्म हो गया, अब ये अखिलेश यादव विलन। कांग्रेस पार्टी के कई नेता तो ट्वीट करने लगे, तेरे पांवों के नीचे जमीन नहीं है फिर भी तुमको यकीन नहीं है। ये अधीरता, ये बेचैनी, ये और बीजेपी की साजिश, जाने कितनी चीजें चाहती थी कि गठबंधन न हो। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की समझदारी और राजनीतिक सूझबूझ ने इस बात पर गठबंधन फाइनल कर लिया कि 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। 17 सीटें उत्तर प्रदेश में जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी और उनका गठबंधन चुनाव लड़ेगा। एक सीट ऐसी है मध्य प्रदेश की खजुराहो, जिसको समाजवादी पार्टी के खाते में दिया गया है, और इस एक सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगा और बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की मदद करेगी समाजवादी पार्टी। और उत्तर प्रदेश में जो 17 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें अमेठी और रायबरेली, ये दोनों सीटें वही सीटें हैं जो आज की तारीख में गठबंधन की सबसे हॉट सीटें हैं। लेकिन इस गठबंधन की बात छोड़ दें, बहुत पहले से मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब राजनीति में सक्रिय रहा करते थे, उस जमाने से उनको पता होता था कि एक सीट पर रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी चुनाव लड़ा करते थे, और एक राजनीतिक कूटनीति कह लें, राजनीतिक नैतिकता कह लें, उस नैतिकता के तहत बहुत पहले से इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी। तो एक किस्म का गठबंधन इन सीटों पर तो पहले से चला आ रहा था। इसे आप यूं समझें कि चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली, इसकी अधिकांश विधानसभा की सीटें सपा जीतती थी। लेकिन लोकसभा में उन्होंने कभी उस सम्मान या उस राजनीतिक गठबंधन को तोड़ा नहीं, और उन्होंने अघोषित गठबंधन को निभाया। अब तो गठबंधन ही जब हो गया, तो ये दोनों सीटें स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस के खाते में गई हैं, अमेठी और रायबरेली। इसके अलावा जो 15 सीटें हैं, उनमें है कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी ये वही सीट है जिसको आरएलडी के खाते में जाने की कोशिश आरएलडी के नेता कर रहे थे। कांग्रेस चाहती थी कि नहीं, फतेहपुर सीकरी उनको मिल जाए, और माना जाता है कि राज बब्बर या ऐसा कोई और नेता वो इस गठबंधन में इनकी तरफ से चुनाव लड़े। तो अब जो घोषणा हो गई है जिसकी, वो 17 सीटों में फतेहपुर सीकरी भी कांग्रेस के खाते में चली गई है। बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस वो सीट है जिस पर कल ही एक दबाव की रणनीति बनाते हुए अखिलेश यादव जी ने अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया था।
और सुरेंद्र सिंह पटेल बनारस से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बना दिए गए थे। लेकिन आज जब ये गठबंधन फाइनल होगा तो इस गठबंधन में बनारस की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने ये पूछा कि भाई अविनाश पांडे जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, राज्य के प्रभारी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी और दोनों प्रदेश अध्यक्ष दोनों पार्टियों के, ये 4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई एक सीट बनारस की है जिस पर तो आपने कैंडिडेट उतार दिया, तो उन्होंने इशारे में राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाई जब गठबंधन हो गया और जब ये सीट कांग्रेस को चली गई है, तो बहुत स्वाभाविक है कि अब आगे वाले सारे कदम इसके मुताबिक उठाए जाएंगे। इस तरह से बनारस की सीट आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है। अमरोहा अमरोहा को सीट को लेकर के भी लगातार ये बात हो रही थी कि अमरोहा वही सीट है जहां से बसपा के टिकट पर दानिश अली चुनाव लड़कर जीत चुके थे। पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी ने दानिश अली को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया और उनकी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से ठीक ठाक नजदीकी भी देखने को मिली। तो कांग्रेस लगातार ये दबाव बना रही थी कि अमरोहा सीट उसके खाते में जाए। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि नहीं, यहां पर हमारे जीतने की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन अब इस समझौते में अमरोहा की सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है। झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया ये बाकी की सीटें हैं जो अब कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई हैं और कांग्रेस पार्टी के सब उम्मीदवार इस लिहाज से इस इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बेहद सूझबूझ, बेहद तालमेल, बेहद शानदार कला कुशलता, राजनीतिक कुशलता के जरिए जब खुद दोनों लोग, खासकर मैं बात करूं अगर कि जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे या राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, इन दोनों की बातों में उस साझेपन के साथ इस बात की उम्मीद बहुत पुख्ता तरीके से रखी गई कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है और अब गठबंधन के जितने पेच थे उसको सुलझा लिया गया है और मिल करके देश और संविधान को बचाने के लिए जमीन पर हम साझा तरीके से उतरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे जब सवाल जवाब का सत्र शुरू हुआ तो एक सवाल ये भी पूछा गया कि भाई नगीना सीट पर दावा करने वाले आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद को लेकर के क्या टिप्पणी है। अविनाश पांडे ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि आज दो बड़े दलों में ये गठबंधन हो गया है। आगे हम लोगों की लगातार कोशिश रहेगी कि तमाम वे दल जो और भी वैचारिक रूप से या तमाम चीजों से हमारे साथ खड़े हैं, उन सभी दलों के साथ भी ये गठबंधन बने और हम सबको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। तो यानी इशारा, राजनीतिक जवाब है ये। यानी जब तक इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद के शामिल कर लिए जाने की सूचना ना आए, तब तक तो इस बात को पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता कि अंततः इसका निर्णय क्या हुआ है। लेकिन इस जवाब से एक संकेत जरूर मिल रहा है कि अभी भी तमाम वे दल जो राजनीतिक रूप से इन पार्टियों के करीब खड़े होते हैं, उनको भी इसमें एकोमोडेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चंद्रशेखर आजाद वाले सवाल पर भी यही जवाब दिया गया कि आगे आने वाले दिनों में हम इनको अपने साथ मिलाने की और अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे और जिसके साथ हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम कैसे बीजेपी के रथ को रोकें। बातचीत में उन्होंने यह भी बात बहुत पुख्ता तरीके से कही कि हमारे तमाम नेता, अच्छा भाई वो होता है तो एक तरफ से राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तारीफ हो रही थी तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी की तारीफ हो रही थी। दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों अपने नेताओं की तारीफ करेंगी और इस बात की तारीफ तो जनता करे, गठबंधन का तकाजा तो ये कहता है। अगर इस पूरे गठबंधन के फॉर्मेट पर मैं विश्लेषण करूं तो मेरे 2-3 बिंदु हैं जिसको मैं आपसे साझा करना चाहूंगा और वो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसी पर बहुत कुछ टिका होगा कि आगे का फ्रेम कैसे बनेगा। अब कल्पना करिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश कितना अहम है इसको आप इस तरीके से समझें कि गाली देने वाले ओम प्रकाश राजभर हों या जयंत चौधरी हों, किसान आंदोलन के वक्त जब उन सबको पता है कि किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आ रही हैं, मैं अभी पुष्टि उन खबरों की नहीं करता, लेकिन गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, पुलिस का प्रताड़ना चल रही है, किसान लड़ रहा है, बहुत सारा जुल्म और ज्यादती सह रहा है।
ऐसे वक्त में बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके लिए कितना अहम है, और वह भी तब जब राम मंदिर उसने बनवा दिया और वहीं बनवा दिया। इसलिए किसी भी तरह से वह ये गुंजाइश नहीं छोड़ने देना चाहते कि वो उत्तर प्रदेश में कम हो जाएं सीटें। उनकी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 क्यों न जीत जाएं। उसे अगर रोकना है तो वो जयंत चौधरी को अपने साथ मिला लेते हैं। तमाम और लोगों को पीछे उन्होंने सक्रिय कर दिया है, बहुत सक्रिय कर दिया है। हर जाति के बीच एक नेता को सक्रिय कर दिया है। गांव-गांव में संगठन पहुंचा दिया है, गाड़ियां दे दी हैं, उनकी झंडे लगे हुए लोग गांव-गांव में खड़े हो गए। और आपके मन में एक पहले से माहौल बन रहा है कि 400 पार, अब की बार अकेले शेर सब पर भारी। और उधर सुप्रीम कोर्ट में फंस जा रहा है कि उनका जो दिया हुआ पूरा का पूरा वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें गठबंधन में उनके खिलाफ जा रही हैं। और इसलिए इस पूरी बातचीत को यहां से देखना चाहिए कि बीजेपी जो रणनीति बना रही है, इस रणनीति के सामने क्या यह गठबंधन किस रणनीति से कामयाब होगा। अब इसका अगर विश्लेषण करें तो ये विश्लेषण ये होगा कि आप कल्पना करिए कि उत्तर भारत की राजनीति में 3 नाम आज की तारीख में आपको बहुत निडर, वैचारिक रूप से बेहद स्पष्ट और बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हुए एक वैचारिक लाइन लेकर के खड़े मिलेंगे। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के पास मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। मंदिर बन गया और वहीं बन गया। तो बीजेपी अब ये कोशिश करेगी कि पूरी की पूरी बीजेपी 80 की 80 सीटों पर जीत जाए। और इनके पास अपना एक विचार है, वैचारिक आरएसएस का विचार। अब इस आरएसएस के विचार को रोकने का विचार क्या हो सकता है? सामाजिक न्याय का विचार हो सकता है, संविधान का विचार हो सकता है, समाजवाद का विचार हो सकता है। और इसलिए उसका सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है बेरोजगारी और महंगाई के साथ जाति जनगणना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गठबंधन अब जाकर के कमाल करना शुरू करेगा। और वो कमाल इस तरीके से करेगा कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कोर में कौन सा विचार रखे हुए हैं? न्याय। कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने कोर में कौन सा विचार आज की तारीख में रखे हुए हैं? पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आप बहुत कोशिश की गई और की जाएगी अभी आगे भी कि अखिलेश यादव को विलन बना दिया जाए और कहा जाए कि वो पीडीए केवल बात करते हैं, वो टिकट नहीं देते, मुसलमान को टिकट नहीं देते, पीडीए को टिकट नहीं देते। वो उदाहरण कहां से लिया जाएगा? राज्यसभा की 3 सीटों से। आप इस पे आलोचना कर सकते हैं, बेशक करेंगे। लेकिन लोकसभा के 32 उम्मीदवार उतार दिए समाजवादी पार्टी ने, और 32 में से माना यह जा रहा है कि 90 से 95% पीडीए है। 95% तक पीडीए चला गया, 90% तक पीडीए चला गया। इसका मतलब राजनीतिक दल देखिए बड़े फलक पर काम करता है। कहीं आप उसको घेर सकते हैं तो घेरने वाले तारीफ तो करेंगे नहीं, लेकिन पीडीए की बात के जरिए जाति जनगणना और समाजवाद, सामाजिक न्याय की बात समाजवादी पार्टी के कोर विचार में, कम से कम अखिलेश यादव जी के स्पष्ट विचार में आज की तारीख में मौजूद है। और वही स्पष्टता, वही वैचारिक तेवर राहुल गांधी की आप इसी न्याय यात्रा में देख लीजिए, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो उसके बाद लखनऊ से लेकर के अब कानपुर होते हुए जब आगे बढ़े, तो वो बार बार कहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना बहुत जरूरी मुद्दा है। अखिलेश यादव बात करते हैं। अब एक मंच सजे जिस पर ये सारे नेता खड़े होकर के जब बीजेपी को टारगेट करेंगे, और उसमें कल्पना करिए बिहार बगल में है, वहां एक नेता जन विश्वास यात्रा लेकर निकल गया, मुरेठा बांध करके उसने कहा कि चाचा, आप अधूरा छोड़ गए मोदी को रोकने का रथ, तो अब आपका भतीजा मोदी को रोकने का काम में लग जाएगा। तो मैं आज की तारीख में अगर कहूं तो ये 3 नेता उत्तर भारत की राजनीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आज भी अखिलेश यादव जिस दिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरना शुरू करेंगे, आप उसके बाद की तस्वीरें देखिएगा बस। राहुल गांधी की तस्वीरें आपने देखी, तेजस्वी यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसलिए ये गठबंधन एक संजीवनी का काम करेगा। और इस गठबंधन के बाद अगर इन गठबंधन के लोगों ने तालमेल बना करके उन तमाम नाराज लोगों को, उन तमाम लोगों को जो संविधान को बचाने का दावा करते हैं,
उन तमाम लोगों को जो खुद जाति जनगणना की बात करते हैं। और याद रखिएगा, जाति जनगणना और समाजवाद या संविधान एक विचार का नाम है, और आरएसएस के पास अपना विचार है जो संविधान को बदलने की बात करता है, खत्म करने की बात करता है। और दूसरी तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं। तो वैचारिक रूप से ये गठबंधन अगर जमीन पर उतर गया, वैचारिक रूप से अगर ये गठबंधन जमीन के आखिरी कार्यकर्ता तक यह संदेश देने में कामयाब हो गया कि राहुल गांधी जिस जाति जनगणना की बात करते हैं, अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं, तेजस्वी यादव जिस आरएसएस मुक्त भारत की बात करते हैं, मतलब इस शैली में नहीं, लेकिन वो कलम और किताब की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अगर ईमानदारी से इन तीनों दलों के हर नेता, चाहे राहुल गांधी, उनके पार्टी के हर नेता की भाषा और तेवर उसी ईमानदारी की होगी जो राहुल गांधी में झलक रही है। अगर समाजवादी पार्टी के हर नेता, मैं हर नेता कह रहा हूं, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के नेता की बात कर रहा हूं, उसकी भाषा में, उसकी जुबान में और उसके दिल में वही ईमानदारी और स्पष्टता अगर दिखी जो अखिलेश यादव जी में है, तो कल्पना करिए कि इन दोनों दलों के नेता, कार्यकर्ता जमीन पर अगर इस मैसेज को पहुंचाने में कामयाब हो गए कि संविधान कैसे खतरे में है और कैसे जाति जनगणना जैसे एक विचार से, सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, आर्थिक न्याय जैसे एक विचार से, समाजवादी विचार से इस देश को बचाना है, यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीति में अभी भी इतनी गुंजाइश बची है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। और इस बात को यहां से समझना जरूरी है, और इसलिए आज का दिन गठबंधन के लिहाज से तमाम बाधाओं को पार करता हुआ, तमाम साजिशों से आगे बढ़ता हुआ, तमाम विपत्तियों को झेलता हुआ गठबंधन करने में कामयाब हो गया। तो एक चरण की जीत तो तय हो गई। अब दूसरे चरण का इम्तिहान यह होगा कि हर उस सीट पर, दूसरा इम्तिहान तो यह है कि तमाम दलों को अभी और इसमें जोड़ा जाए, इसमें आजाद समाज पार्टी को जोड़ा जाए, इसमें पल्लवी पटेल को और बेहतर तरीके से भागीदारी देकर पल्लवी पटेल को जोड़ा जाए। इसमें अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार कह रहे हैं कि सपा तो बहुत खराब पार्टी है लेकिन रहेंगे इंडिया गठबंधन में। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो राजनीति कौन सी करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी चाहूंगा कि ऐसे तमाम लोग जो विचार से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, इतने मुश्किल वक्त में सबको अपना अहंकार, अपना स्वार्थ और अपना ईगो किनारे करके एक होना चाहिए। और अगर ये दूसरा इम्तिहान ये गठबंधन कामयाब कर गया सबको जोड़ने का, और तीसरा प्रत्याशियों के चयन का और उचित समय पर चयन का, जिसमें समाजवादी पार्टी भी बाजी मार रही है, कांग्रेस पार्टी तुरंत इसमें काम करना शुरू कर दे, और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण, सबके कार्यकर्ता मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, गांव गांव तक जाकर आरएसएस भाजपा के कारनामे और अपने समाजवादी, सामाजिक न्यायवादी और संविधानवादी विचार को जमीन तक पहुंचाने में अगर कामयाब हो गए, तो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति आपको बहुत कुछ बेचैन करेगी, आश्चर्यचकित करेगी। और देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन अब दलों से दिलों के गठबंधन में कितना तब्दील हो पाता है। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक देखते रहिए 4 PM, जिस चैनल को आपने इतना प्यार दिया है। मैं तो एक अतिथि के रूप में इस चैनल में आता हूं, लेकिन आज ये चैनल 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है। 3 मिलियन सब्सक्राइबर। तो ये चैनल पूरे उत्तर भारत में बहुत प्यार से लोगों लोगों के पसंद आ रहा है, लोग देखते हैं, क्योंकि ये उनके सरोकारों और उनके सवालों पर बात करता है। बधाई दीजिए 4 PM और उसकी टीम के सभी सदस्यों को जो अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किए हैं। मैं मिलता रहूंगा आपसे अपने विश्लेषण के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक ये प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।